हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ओमिक्रॉन का ग्रहण। देखिए, साउथ अफ्रीका में जो कोविड-19 का नया स्ट्रेन पाया गया है वो काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है और इससे संक्रमित होने का अब खतरा विश्व को और बढ़ गया है, क्योंकि ये कई साउथ अफ्रीका के साथ कई यूरोपीय देशों में भी पाया गया है। उसी को देखते हुए जो 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने वाली थी उस पर अब कहीं ना कहीं ग्रहण लगता दिख रहा है। पिछले साल 23 मार्च से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की नियमित सेवा को 15 दिसंबर से शुरू करने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से फैली अफरा तफरी से इस सेवा के आरंभ होने पर संदेह है। इस दिशा में नागरिक उड्डयन मंत्रालय व अन्य मंत्रालयों के बीच मत्थापच्ची भी शुरू हो गई है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नए वेरिएंट को देखते हुए संबंधित मंत्रालय व अधिकारियों से समीक्षा करने को कहा है। कोरोना की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री प्रोएक्टिव रहने की आवश्यकता जता रहे हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की निगरानी और दिशा निर्देश के मुताबिक यात्रियों की जांच पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भारत में टीकाकरण की गति, जांच, दवाओं की उपलब्धता समेत ऑक्सीजन प्लांट को लेकर अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की है। उन्होंने कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, वैज्ञानिक सलाहकार समेत अन्य केंद्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्यों के साथ लगातार संपर्क में रहें, टीके की दूसरी डोज की गति तेज करें। उन्होंने उन स्थानों को कंटेनमेंट जोन बनाने का भी सुझाव दिया है जहां ज्यादा केस आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि घर खरीदने वालों के लिए रेरा मजबूत नियामक तंत्र। ये स्टेटमेंट दिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि घर खरीदने वालों के लिए देश में रेरा के रूप में एक मजबूत नियामक तंत्र मौजूद है। यह कानून घर खरीदने और प्रवर्तकों के अधिकारों और हितों को जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से संतुलित करने का प्रयास करता है। केंद्र ने यह बात शीर्ष अदालत से दाखिल एक हलफनामे में कही है। यह हलफनामा उस याचिका को लेकर दायर किया गया जिसमें ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बिल्डर और एजेंट खरीदारों के लिए आदर्श समझौता व्यापक व्यवस्था तैयार करने और भू संपदा विनियामक अधिनियम यानी कि रेरा 2016 के अनुरूप रियल्टी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रेरा के लागू होने के बाद 2016 में ही बिक्री के लिए समझौते के मसौदे को साझा कर चुकी है। वर्तमान में नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित कर चुके हैं। केंद्र ने कहा है कि अदालत के संज्ञान में यह लाया जाना चाहिए कि 2014 से पहले भू संपदा क्षेत्र काफी हद तक अनियमित था। रेरा के नियामक तंत्र के तहत ऐसी चल रही परियोजनाओं को रेरा के तहत पंजीकृत कराने की जरूरत है जिसे पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है भारत नेपाल मैत्री संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। भारत नेपाल सीमा समन्वय समिति की बैठक में दोनों देशों की सीमा पर सघन चेकिंग एवं पेट्रोलिंग और सूचनाओं के आदान प्रदान पर सहमति बनी है। कोरोना काल से पूर्व की भांति ही निरंतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए एक दूसरे को सहयोग देने का निर्णय लिया गया है। शनिवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भारत से पिथौरागढ़ और नेपाल से दार्चुला और बितौड़ी जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दोनों देशों की सीमा पर स्थापित सुरक्षा एजेंसियों एवं स्थानीय पुलिस के मध्य आपसी समन्वय स्थापित करने, आवागमन करने और नागरिकों से कोरोना के नियमों का अनुपालन कराए जाने, एक दूसरे देश में प्रवेश पर अपने साथ अपने राष्ट्र से संबंधित कोई एक पहचान पत्र प्रदर्शित करने की अनिवार्यता पर सहमति बनी है। साथ ही दोनों राष्ट्रों के सीमावर्ती जनपदों के पुलिस व प्रशासनिक एजेंसियों में समन्वय स्थापित करने, जाली नोट, मादक पदार्थ, वन्य जीव व मानव तस्करी की रोकथाम में सहयोग आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में भारत नेपाल के मध्य स्थित छारझुम दार्चुला मोटर पुल एवं एलागाड़ झारपुल का निर्माण किए जाने पर भी चर्चा की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नेपाल प्रशासन से उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान भी सहयोग की अपील की है। नेक्स्ट न्यूज है कि उत्तर प्रदेश को मिला एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले की मैजापुर चीनी मिल में एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी। 350 KL यानी कि किलो लीटर क्षमता के प्लांट में सीरा, चीनी के घोल, जौ, मक्का समेत अन्य अनाज से एथेनॉल बनाया जाएगा। यह प्लांट मई 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। मैजापुर चीनी मिल परिसर में बन रहे इस प्लांट की क्षमता 65.61 एकड़ में होगी। इससे 60,000 किसानों को लाभ मिलेगा और 250 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि जो दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, वे गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन ये अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा नहीं किया गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते थे तो उसका कुछ हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों के कार्यों में करने वाले लोग मुनाफे के तौर पर ले जाते थे। हमारा पैसा हमारे खिलाफ ही दुरुपयोग किया जाता था। मुख्यमंत्री बोले, जब इस सारी सुविधाओं का फायदा उत्तर प्रदेश की जनता उठा सकती है तो क्यों ना इस तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि कच्चे तेल में गिरावट जारी रहने की संभावना। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका से मची अफरा तफरी से शेयर बाजार के बाद कच्चे तेल के दाम में भी गिरावट देखी गई है। एक दिन में ब्रेंट क्रूड के दाम में 11.6% की गिरावट दर्ज की गई और इसकी कीमत $72.72 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड के दाम में 13.1% की गिरावट रही है और यह $68.15 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। यूरोप और अमेरिका की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सीमित करने और कुछ देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति से आगे भी कच्चे तेल के दाम में गिरावट जारी रहने की संभावना है। ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं और महंगाई में कमी आ सकती है। गत शुक्रवार को कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से भारतीय शेयर बाजार में 1688 अंक की गिरावट दर्ज की गई थी। शेयर बाजार में भी अभी उथल पुथल जारी रहने की आशंका है। दूसरी तरफ आगामी 2 दिसंबर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के सदस्य देशों की बैठक होने वाली है, जहां तेल के उत्पादन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया, चीन जैसे देशों ने कच्चे तेल के दामों को कम करने के लिए अपने भंडारण से तेल की खपत करने का फैसला किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कारोबारी सुगमता के लिए राज्यों के साथ कर रहे काम। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर देश में कारोबार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुपालन की बोझिल लाइसेंसिंग और नवीकरण की प्रक्रिया को हटाने के लिए काम किया जा रहा है। गोयल ने शनिवार को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के आत्मनिर्भर भारत के लिए कारोबार सुगमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योग और सरकार को मिलकर अदालतों में लंबित वाणिज्यिक मुद्दों के हल के लिए काम करना चाहिए। गोयल ने कहा कि हम राज्यों संग मिलकर अनुपालन के थकाऊ नियमों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास लाइसेंसिंग, नियामकीय और मंजूरियों की जरूरतों को कम करने और नवीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने का है। आगे चलकर स्वनियमन और स्वप्रमाणन एक जरूरत बनने जा रही है। वाणिज्यिक विवादों के तेजी से निपटान पर गोयल ने कहा कि हम मध्यस्थता को एक पसंदीदा व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हर कोई अदालतों का रुख नहीं करे। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। इसमें आर्टिकल लिखा गया है दैनिक जागरण के एडिटर द्वारा, प्रदूषण रोकने के आधे अधूरे उपाय। उत्तर भारत में दीपावली के आसपास वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने का सिलसिला पिछले लगभग 2 दशकों से चला आ रहा है। चूंकि पहले प्रदूषण के घातक असर को लेकर कोई गहन अध्ययन नहीं हुआ था, लिहाजा उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। दिल्ली में प्रदूषण पर पहला वार तब हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने यहां चलने वाले बसों को CNG युक्त करने के साथ स्थानीय उद्योगों को बाहर ले जाने के आदेश दिए। इसके बाद प्रदूषण की गंभीरता से चिंता करनी छोड़ सी दी गई। नतीजा यह हुआ कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना जारी रहा। अब तो अन्य राज्यों में भी ऐसा होने लगा है। चूंकि सर्दियों में हवा कम चलती है, अतः घातक धुआं और धूल नमी के कारण नीचे रह जाती है। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। यह भी ध्यान रहे कि पराली के धुएं को छोड़कर प्रदूषण के बाकी कारक पूरे साल हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं। प्रदूषण नियंत्रण
नियंत्रित करने की बातें पिछले एक दशक से चल रही हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभावी लगाम नहीं लग सकी। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में सर्दियों में सेहत के लिहाज से प्रदूषण घातक स्तर पर बना रहता है। अब तो उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के आसपास ही रहता है। बड़े शहरों में प्रदूषण की मार इसलिए अधिक होती है क्योंकि उनमें वाहनों का धुआं और सड़कों एवं निर्माण स्थल से उड़ने वाली धूल कहीं अधिक होती है। सर्दियों में जब इस धुएं और धूल में पराली का धुआं मिल जाता है तब प्रदूषण खतरनाक रूप ले लेता है। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के अधिकांश किसान अभी भी पराली जलाने से तौबा करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। हमारे यहाँ आधारभूत ढांचे का निर्माण रुकने वाला नहीं है। विकास के साथ साथ यहाँ और तेजी पकड़ेगा। हम निर्माण की जो पद्धति फिलहाल अपना रहे हैं वह दशकों पुरानी है। इस पद्धति में धूल बहुत उड़ती है और समय भी अधिक लगता है। सरकारों को चाहिए कि निर्माण लागत अधिक आए पर उसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर धूल को नियंत्रित किया जाए। इसके लिए जरूरत पड़े तो मेट्रो के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रीकॉस्ट सीमेंट का उपयोग किया जाए। चाहे सरकारी आधारभूत ढांचा हो या निजी घर, सब पर यह लगाम कसी जाए। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ अधिकांश नीति नियंता रहते हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि दिल्ली के आधारभूत ढांचे से देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनती है और बिगड़ती है। दिल्ली का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होना चाहिए। यदि ऐसा किया जा सके तो अन्य शहरों को इन्हीं मानकों को अपनाने के लिए आसानी से प्रेरित किया जा सकता है। यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को दूर करने के लिए कई कदम उठा रहा है, लेकिन उसे उत्तर भारत के अन्य शहरों के प्रदूषण की भी चिंता करनी होगी। वास्तव में प्रदूषण की समस्या का सही तरह समाधान तब होगा जब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पर्यावरण को दूषित करने वाले कारक रह रहकर सिर उठाते ही रहेंगे। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो एक हास्य व्यंग एडिटोरियल है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि 5 दिन की यात्रा पर आज मिस्र जाएंगे वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी रविवार को मिस्र की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वायुसेना ने कहा है कि 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक कायरो में होने वाली मिस्र वायु शक्ति संगोष्ठी और मिस्र रक्षा प्रदर्शनी में वायुसेना प्रमुख हिस्सा लेंगे। वायुसेना ने कहा है कि वायुसेना अध्यक्ष मिस्र के वायुसेना कमांडर के नियंत्रण पर वायु शक्ति संगोष्ठी में भाग लेंगे और 28 नवंबर को नए और गैर संगठित खतरों का सामना करने में राजनीतिक एयर इंटेलिजेंस विषय पर एक महत्वपूर्ण वायुसेना ने कहा कि वायुसेना प्रमुख की यात्रा मिस्र के सशस्त्र बलों के साथ संबंधों को मजबूत करेगी। यात्रा से इतर वायुसेना प्रमुख प्रदर्शनी के दौरान दुनिया के अन्य सशस्त्र बलों के वरिष्ठ कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। तो ये आज का यानी 28 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।